हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आज के इस नए टॉपिक पर। और आज का टॉपिक है कि अगर आप इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं तो आप इंटरव्यू ज़रूर देते होंगे और आपके लिए एक जेडी डिफाइन किया जाता है। और जेडी के बारे में आज हम समझेंगे कि आखिर जेडी होता क्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं और इंटरव्यूअर हमसे जेडी के बारे में हमारे पूछ लेता है, तो हम उसको सही ढंग से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें नर्वस फील होता है। तो मेरा मोटिव ये है इस वीडियो को बनाने का कि आपको अपने जेडी के बारे में पता होना चाहिए, ताकि कभी भी आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू को आप क्रैक कर पाएँ और कॉन्फिडेंटली आप उसके जवाब दे पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं और कि जेडी है क्या। तो जेडी का फुल फॉर्म होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। बहुत सारे लोग इसको जॉब ड्यूटी के नाम से भी जानते हैं। जैसे कंसल्टेंट के थ्रू अगर वो लेते हैं तो उस कंसल्टेंट को प्रोवाइड करते हैं कि इस जेडी का बंदा मुझे चाहिए और इस जेडी से जिसका प्रोफाइल मैच करता है उस बंदे को हमारे कंपनी में इंटरव्यू के लिए आप शेड्यूल कराइए। तो जो कंसल्टेंसी वाले होते हैं वो इस जेडी के हिसाब से आपके रिज्यूमों को शॉर्ट, अगर हम एक शब्द में कहें इसको, तो ये पूरा ब्यौरा होता है किसी भी काम को करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जो स्किल्ड होना चाहिए, वो सारे स्किल्ड इसके अंदर होता है। यानी कि मान लीजिए कहीं भी आप किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो उस पोस्ट को फुलफिल करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए जो स्किल्ड रिक्वायर्ड होती है उसी स्किल्ड को यहाँ इसमें डिफाइंड किया जाता है और इसमें अच्छे तरीके से उसके बारे में बताया जाता है। जो भी रिसोर्सेज का यूज़ करते हो, जो भी मटेरियल्स का यूज़ करते हो आप, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। वो सारी चीज़ें, एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी होती है एक इंडस्ट्री के अंदर, वो सारे एक्टिविटी के बारे में इसमें अच्छी तरीके से डिफाइंड होता है। तो चलिए, एक हमने जेडी ऑलरेडी स्क्रीन पर दिखा रखा है और इस जेडी के बारे में हम लोग जानेंगे। ये जो जेडी है ये एक असिस्टेंट मैनेजर या डिप्टी मैनेजर के लिए है और कहीं ये जो जेडी है ये सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर या डिप्टी मैनेजर के लिए नहीं है, ये आप प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए या प्रोडक्शन सुपरवाइज़र के लिए भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बहुत सारा चीज़ें इसमें मिलता जुलता है, सेम क्राइटेरिया होता है काम करने का। तो इसमें टोटल जो है 18 पॉइंट्स दिया गया है और 18 पॉइंट्स में हम कवर करेंगे 1 बाय 1 करके। बहुत सारी कंपनियां जब भी रिक्रूटमेंट करती हैं तो रिक्रूटमेंट करने के लिए उनका जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जो स्किल चाहिए होता है, वो स्किल को नोट डाउन कर देती हैं और लिस्ट करते हैं और इस शॉर्ट लिस्ट करके आपको क्या है उस कंपनी के लिए भेजते हैं हम। कई बार ऐसा होता है कि वो कंसल्टेंट्स आपको ये जेडी आपको दे देता है कि आप ये जेडी को आप देख करके जाते हैं तो वो आपके लिए इजी हो जाता है इंटरव्यू को क्रैक करना और इंटरव्यू को आप आसानी से दे सकते हैं और उसके लिए आप पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर के आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो कह रहा है शुड बी वेरी कैपेबल हैंड्स ऑफ मास्टर ऑफ HMC एंड BMC मशीन ऑपरेशंस। यानी कि आपके पास, अगर आप इस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, जिस भी कंपनी का अगर है ये, तो वो ये डिमांड कर रहा है, रिक्वायर्ड कर रहा है कि आपके पास HMC और BMC की ऑपरेशंस के बारे में अच्छे तरीके से बढ़िया नॉलेज होना चाहिए, यानी मास्टरी आपकी होनी चाहिए। सेकेंड जो पॉइंट है वो है शुड बी एबल टू डू न्यू जॉब सेटिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑन HMC एंड BMC मशीन्स।
यानी कि आपको कोई नया जॉब है, नया टाइप का अगर कोई पार्ट आ जाता है तो उसकी सेटिंग, प्रोग्रामिंग और उसको आपको बना करके उसको पार्ट बनाना आना चाहिए। यानी कि आपको कंप्लीटली उस पर वर्क करना है। यानी कि नया पार्ट आ रहा है तो उसकी सेटिंग करना, उसके लिए फिक्चर डिज़ाइन करना, टूल सिलेक्शन करना, प्रोग्रामिंग करना, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है शुड बी इंडिपेंडेंटली कैपेबल ऑफ मशीन सेटअप चेंज। यानी कोई भी अगर सेटअप चेंज हो रहा है तो आप सेटअप चेंज करने के लिए कैपेबल हो, और वो भी बिना किसी के सहायता से। इसका मतलब ये है कि आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होकर के आप किसी भी सेटअप को कर सकते हो, ये चीज़ रिक्वायरमेंट है। शुड हैव थ्रू नॉलेज ऑफ टूलिंग सिलेक्शन ऑन HMC एंड BMC मशीन्स। यानी कि चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि आपके पास अगर कोई नया जॉब आ जाता है तो उसमें आपको टूल सिलेक्शन प्रोसेस के बिहाफ पर आपको टूल सिलेक्शन करने आना चाहिए, चाहे वो HMC हो या फिर BMC हो, दोनों में के लिए ये रिक्वायरमेंट है। शुड बी एबल टू ऑब्जर्व ए रनिंग कंपोनेंट ऑन HMC एंड BMC मशीन, रिकमेंडेड जेन्युइन साइकिल टाइम रिडक्शन थ्रू प्रोग्रामिंग एंड टूलिंग। यानी कि आपको किसी जो भी रनिंग पार्ट है, जो भी आपका कंपोनेंट उस कंपनी में चल रहा है, उस कंपोनेंट में आपको जो साइकिल टाइम है उस साइकिल टाइम को आपके प्रोग्राम के थ्रू कम करना है। साथ ही साथ आपको उसके टूल को रिड्यूस करके, यानी कि आप प्रोग्राम या टूलिंग या फिक्सर के यानी किसी के माध्यम से आपको साइकिल टाइम रिडक्शन के बारे में रिड्यूस करना आना चाहिए। यानी कि प्रोसेस में इम्प्लीमेंट करके आप क्या कर सकते हैं, आप अपने साइकिल टाइम को बचा सकते हैं। शुड हैव 6 जो नंबर का जो पॉइंट है वो कह रहा है शुड हैव थ्रू नॉलेज ऑफ HMC BMC फिक्चर कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन। यानी कि आपको CNC BMC पर जो भी ऑपरेशंस होते हैं उससे रिलेटेड जो फिक्सर्स यूज होते हैं उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि फिक्सर डिज़ाइन कैसे करना है। कंपोनेंट अगर आपको दे दिया जाए तो आपको फिक्सर डिज़ाइन के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि ऑपरेशन हमें कैसे करना है और उसके लिए हमें जो फिक्सर डिज़ाइन करना है वो कैसे करना है, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से डिटेल्स में नॉलेज होनी चाहिए। 7th नंबर का जो पॉइंट है शुड हैव कंप्लीट इन डेप्थ नॉलेज ऑफ फानुक सिस्टम इंक्लूडिंग। यानी कि जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ पे फानुक सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ डायग्नोस्टिक लैडर डायग्राम एंड ऑपरेशनल पैरामीटर सेटिंग के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अब डायग्नोस्टिक में क्या होता है कि हमें जो डाटा होता है वो इनपुट आउटपुट को चेक करते हैं। उसी तरीके से अगर हम लैडर को चेक करें तो हमारे जो सिग्नल्स होते हैं उसमें वो दिखाते हैं कि कहाँ पे सिग्नल ब्रेक हो रहा है, कहाँ पे हमारा हाई हो रहा है। वो सारी चीज़ें, जैसे अलार्म आ जाता है तो हाई हो जाता है तो हमारा जो सिग्नल ब्रेक हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप लैडर में जा करके देख सकते हैं। तो वही चीज़ें बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि ऑपरेशनल पैरामीटर सेटिंग करने आना चाहिए। यानी कि जो भी आपको पैरामीटर है वो सारी चीज़ें अब पैरामीटर आपको सेट करने आना चाहिए। अगर मान लीजिए हम कोई भी पैरामीटर चेंज करना है, फीड, RPM, जो भी है, ये सारी चीज़ें आपको सेटिंग करने आना चाहिए। 8वां नंबर का पॉइंट है शुड हैव कंप्लीट टूल लाइफ मॉनिटरिंग अंडरस्टैंडिंग। यानी कि जो भी रनिंग टूल्स हैं उसकी टूल लाइफ मॉनिटरिंग आपको आनी चाहिए। साथ ही साथ आपको टूल लाइफ मॉनिटरिंग के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए और समझ होनी चाहिए। 9th नंबर का पॉइंट है शुड बी कैपेबल ऑफ कंप्लीट HMC BMC मशीन्स ऑफ हैंडलिंग इंक्लूडिंग मैन पावर हैंडलिंग, मोटिवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि आपको जो भी मशीन शॉप डिपार्टमेंट है उसमें जो भी मशीनें हैं BMC और HMC के साथ साथ आपको मैन पावर हैंडलिंग भी आना चाहिए, और मैन पावर को कैसे गाइड करना है, उनको कैसे मोटिवेट करना है, और जो प्रॉब्लम्स आ रही है उस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसको कैसे रिजॉल्व करना है, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। 10th नंबर का जो पॉइंट है वो कह रहा है शुड बी एबल टू प्रॉपरली डू डॉक्यूमेंट वर्क सच ए ISO सिस्टम, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, क्वालिटी कंट्रोल चेक शीट, ETC। यानी कि जो भी
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट यूज़ किए जाते हैं ISO से रिलेटेड या फिर IATF से रिलेटेड, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने आना चाहिए, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अब जैसे कि इसी में दे रखा है डॉक्यूमेंट प्रोसेस फ्लो, PFD के बारे में नॉलेज होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए जिसे हम SOP बोलते हैं, क्वालिटी कंट्रोल यानी कि QCC के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्वालिटी कंट्रोल चेकशीट क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल की जो चेकशीट होता है वो सारे चीज़ें के बारे में आपको डिटेल्स नॉलेज होना चाहिए। 11th नंबर का जो पॉइंट्स है वो कह रहा है रिक्वायर्ड टू हैव थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ OE शुड बी एबल टू कैलकुलेट डेली, वीकली, मंथली, ईयरली OE एंड प्रेजेंट टू सेम टू द मैनेजमेंट। यानी कि आपको जो भी शॉप फ्लोर में चल रहा है आपको पार्ट वाइज OE भी निकालने आना चाहिए, साथ ही साथ आपको अगर वीकली OE निकालना हो, मंथली निकालना हो, ईयरली निकालना हो, या फिर आपको पूरे आपके शॉप का OE निकालना हो तो आपको OE के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और OE कैलकुलेट करने आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको होना चाहिए आपके अंदर। नॉलेज ऑफ CNC टर्निंग एंड एडेड एडवांटेज, यानी कि CNC के बारे में भी, टर्निंग के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आप जानते हो वो अच्छी तरीके से जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे टर्निंग जो प्रोसेस है, टर्निंग टूल के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता। 3 नंबर का जो पॉइंट है वो नॉलेज ऑफ कन्वेंशनल मशीन सच है ड्रिलिंग, मिलिंग, रेडियल ड्रिलिंग, टैपिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन और ETC। यानी कि जो कन्वेंशनल मतलब जो भी हमारी कन्वेंशनल टाइप की SPM टाइप की जो भी मशीनें होती हैं, जैसे ड्रिल हो गया, मिल हो गया, रेडियल मिल हो गया, टैपिंग मशीन हो गई, ये सब ग्राइंडिंग मशीन हो गई, इस सब मशीनों के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। 14 नंबर का जो पॉइंट है वो कह रहा है एक्सपीरियंस ऑफ काइजन, कानबान, FIFO इन रिक्वायर्ड। यानी कि आपके पास कानबान, काइजन और FIFO जो होता है इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। और जैसा कि ये जो कानबान, काइजन, FIFO और 3M ये सारे क्या है आपके लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ जाते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा टूल है किसी भी शॉप फ्लोर को मैनेज करने के लिए और सूटेबल सही ढंग से उसको चलाने के लिए और अपने जो भी है वेस्टेज को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। 15 नंबर का जो पॉइंट है शुड बी एवर अवेयर ऑफ 5S, YY एनालिसिस, 3M एंड 5W1H ETC। यानी कि आपको 5S के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, YY एनालिसिस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, 3 जैसे मुदा मुरी ये सब चीज़ों के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए और साथ ही साथ आपको 5W1H के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। 16 नंबर का जो पॉइंट है वो कंप्यूटर लिटरेसी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ईमेल्स, ETC नेसेसरी। यानी कि आपको कंप्यूटर को जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, आपको एक्सेल के बारे में नॉलेज होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ईमेल्स वगैरह चेक करने और उसका ईमेल्स कैसे लिखते हैं ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने आना चाहिए और साथ ही साथ ईमेल सेंड करने आना चाहिए। 17 नंबर का पॉइंट है शुड बी कैपेबल ऑफ रिजेक्शन एंड रिवर्क हैंडलिंग ऑन डेली बेसिस। यानी कि अगर कोई भी आपका डेली बेसिस पे रिजेक्शंस बन रहा है तो रिजेक्शन को कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए एक्शन कैसे ले सकते हैं, कोई भी एक्शन प्लान बनाना है पर, तो वो सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। रेड बिन एनालिसिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है। 18 नंबर का पॉइंट है मस्ट बी सेल्फ मोटिवेटेड, हार्ड वर्किंग, सेल्फ ड्रिवन पर्सन। यानी कि आप क्या है, आपके अंदर मोटिवेटेड होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, ये जो स्किल्ड है ये होनी चाहिए, सेल्फ ड्रिवन पर्सन होना चाहिए। यानी मैंने आप लोगों को 18 पॉइंट्स बताए हैं। आप कभी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो आप कहते हैं कि आपकी जो JD है या फिर आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, उसके बारे में आप बताइए। तो इसमें से आप कम से कम 10 रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर मोर देन 5 रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर पाते हैं, उसको बता पाते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। एक जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बता पाते हैं वो आपके लिए मच बेटर रहेगा। आई होप
आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आज की वीडियो में आप लोग समझ पाए होंगे कि आखिर जेडी क्या होता है। और जेडी को ही हम रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, और इसमें जेडी और रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, ये दोनों सेम है। बहुत सारे लोग इसको कुछ अलग ही समझ बैठते हैं, बट ये दोनों सेम है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और बीच बीच में मैं आप लोगों को इसी टाइप के वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, ताकि आप कहीं भी जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो वो आप इंटरव्यू बड़े इजीली क्रैक कर सकते हैं और एक अच्छी जॉब आप अपॉर्चुनिटी को आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।